दोस्तों बचपन में वीडियो गेम्स खेलना आखिर किसे पसंद नहीं था। हम सबको अलग अलग तरह के गेम्स खेलने पसंद थे, लेकिन आज के समय में हमें से काफी लोग कुछ गेम्स को याद रखे हैं तो कुछ गेम्स को भूल चुके हैं। वेल आज के इस वीडियो में मैं आपको बचपन के कुछ उन्हीं गेम्स को याद दिलाने वाला हूं और आपके बचपन की यादों को ताजा करके आपको नॉस्टैल्जिया फील कराने वाला हूं। तो बने रहो वीडियो में तक मेरे साथ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। नंबर 1, GTA Vice City। दोस्तों आप किसी भी शहर के रोड पर निकलकर अपने आसपास मौजूद यंग लोगों से पूछ लीजिए कि आपके बचपन का सबसे फेवरेट गेम कौन सा था। 90% चांसेस है कि वो बंदा GTA Vice City का नाम जरूर लेगा। अब यार मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि GTA Vice City को रिलीज हुए 20 साल हो भी चुके हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ गाने एवरग्रीन होते हैं, वैसे ही GTA Vice City का गेम भी एवरग्रीन है। अब बेशक इसके बाद GTA San Andreas, GTA 4, GTA 5 अपने नए ग्राफिक्स और फीचर्स के साथ रिलीज हुए थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि बचपन में जो गेम्स खेलकर हम बड़े होते हैं उन्हें दिमाग से निकाल पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। मुझे आज भी याद है कि उस वक्त मेरे घर में नया कंप्यूटर आया था और मेरे सभी दोस्त वाइस सिटी के बारे में बात किया करते थे कि आखिर कैसे इस गेम में हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मैंने भी घर वालों से जीत करके एग्जैक्टली 300 रुपए में इसकी CD खरीदवा ली और फिर क्या था, मैं और मेरे दोस्त हर छुट्टी वाले दिन वाइस सिटी के कार्स को चलाने में, मिशंस को पूरा करने में और पुलिस वालों को मारने में बहुत मजा करते थे। अब बहुत कम लोग जानते हैं कि GTA Vice City से पहले रॉकस्टार गेम्स ने GTA 3 को रिलीज किया था और इस गेम ने ओपन वर्ल्ड गेमिंग का लैंडस्केप पूरी तरह से बदल दिया। रॉकस्टार गेम्स ने लिबर्टी सिटी नाम के इस फिक्शनल शहर में एक तरह की जान डाल दी थी। वैसे तो शुरुआती प्लान वाइस सिटी को GTA 3 का ही पार्ट बनाना था, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि इसे एक स्टैंड अलोन गेम के रूप में रिलीज करेंगे और बस इस छोटे से डिसीजन ने इतिहास बना दिया। जहां GTA 3 को बेहद ही डार्क बनाया गया था, वहीं वाइस सिटी को बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स दे दी गई थी। वाइस सिटी के कुछ जगहों पर जाकर आप बेहद ही खूबसूरत सनसेट्स को देख सकते थे। वाइस सिटी में जिस तरह की लग्जरियस कार्स दिखती थी, यार कसम से मजा आ जाता था उन्हें चलाने में। और फिर चीट कोड्स की क्या ही बात करना, आज भी वाइस सिटी खोलते ही मैं सबसे पहले फैनी मैग्नेट का चीट कोड डालता हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जितना ज्यादा मैंने वाइस सिटी खेला है ना, उतना शायद कोई गेम नहीं खेला होगा। वैसे आज भी मैं वो हेलीकॉप्टर वाला मिशन पूरा नहीं कर पाता। नंबर 2, क्रिकेट 07। दोस्तों क्रिकेट 07 ने स्पोर्ट्स गेम जॉनरा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। किस्मत देखिए कि EA स्पोर्ट्स ने जब इसे रिलीज किया था तब इंडिया में क्रिकेट का फीवर टॉप पर था। दुनिया का ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जो सचिन तेंदुलकर को नहीं जानता था। ये बिल्कुल भी शॉकिंग चीज नहीं है कि ये गेम दूसरी किसी भी कंट्री के मुकाबले इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस हो गई थी। इसके रियलिस्टिक ग्राफिक्स, गेम प्ले मैकेनिक्स और अटेंशन टू डिटेल्स टॉप नॉच थी। इसने बिल्कुल ओपन वर्ल्ड गेमिंग की तरह ही हमें इमर्सिव एक्सपीरियंस दिया था। आपको सच में लगेगा कि आप एक रियल क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। ऑथेंटिक टीम्स, प्लेयर्स, स्टेडियम और यहाँ तक की कमेंट्री भी। अब बेशक इसके कंट्रोल्स सीखने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन प्रैक्टिस के बाद मैंने इस गेम में मास्टरी कर ली थी। बैटिंग में हर बॉल पर चौका या छक्का और बॉलिंग में हर बॉल पर विकेट। लेकिन इसके बाद भी मैं कभी भी इस गेम से बोर नहीं हुआ। क्रिकेट 07 एक बहुत ही लकी गेम था, क्योंकि उस वक्त मार्केट में उसे कर देने वाला कोई भी स्पोर्ट्स का गेम आया ही नहीं था। बेशक WWE और रॉ वर्सेस स्मैकडाउन भी बहुत अच्छे गेम्स थे, लेकिन उनमें वो मजा नहीं था जो इंडिया के गली गली में खेले जाने वाले क्रिकेट गेम में था। नंबर 3, सुपर कॉन्ट्रा। दोस्तों जब इंडिया के घर घर में कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे ना, तब कुछ लकी बच्चों के माता पिता उन्हें ये वीडियो कंसोल्स खरीद कर दिया करते थे। आज के हेडफोन्स पहनकर अपने अपने घर से ऑनलाइन गेम्स खेलने वाले बच्चे इन वीडियो गेम्स के मजे को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। उस वक्त हम घर में साथ में बैठकर अपने जॉयस्टिक से गेम खेला करते थे। अब जिस तरह से आज के बच्चों के लिए वैलोरेंट और PUBG बन गए हैं, हमारे लिए वो काम सुपर कॉन्ट्रा का गेम किया करता था। इसका मल्टीप्लेयर मोड 2 प्लेयर्स को एक साथ खेलने का मौका देता था, जो कि उस टाइम में बेहद ही रेयर था। लेकिन इसे कोई बच्चों वाला शूटिंग गेम मत समझिए, ये वन ऑफ द हार्डेस्ट गेम्स में से एक है। आपको हर दुश्मन से लड़ने के लिए पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती थी और तो और बार खेलने के बाद ही आप गेम्स के रिफ्लेक्सेस को मैच कर पाएंगे। अब मैं सच बता रहा हूँ कि हर लेवल को पार करने के बाद जो खुशी होती थी ना, वो मैंने आज तक फील नहीं की है। इसका एक्शन बेहद ही फास्ट पेस था। अगर आपकी नजर एक पल के लिए भी हटती तो मरना निश्चित था। सुपर कॉन्ट्रा को भी उस वक्त के लो गेमिंग कंपटीशन ने इतना ज्यादा पॉपुलर बना दिया, स्पेशली इंडिया में। 1980s और 1990s के लोगों को तो ये गेम बहुत ही अच्छे से याद होगा। नंबर 4, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड। दोस्तों अगर किसी गेम ने इंडिया में रेसिंग जॉनरा के गेम्स को पॉपुलर किया है तो वो है
नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड। इसकी हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और स्पेशली रियलिस्टिक कार मॉडल्स ने इंडियन गेमर्स को बेहद इंप्रेस किया था। अब देखो, ऐसा नहीं था कि इससे पहले लोगों ने रेसिंग गेम्स नहीं खेले थे, लेकिन वो गेम्स बहुत ही लिमिटेड हुआ करते थे। आपको एक रेस जीतने के बाद तुरंत ही दूसरे रेस में डाल दिया जाता था। लेकिन मेरे दोस्त, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड ने रेसिंग जॉनरा में ओपन वर्ल्ड गेमिंग को मिक्स कर दिया। प्लेयर्स जो मन चाहे वो कर सकते थे। अलग अलग तरह के रेसेस से लेकर पुलिस की गाड़ियों से बचकर निकलना, हर फीचर दिल की धड़कनें बढ़ा देता था। और ब्लैकलिस्ट मेंबर्स की तो क्या ही बात करना, कितनी मुश्किल से मैंने उन 15 मेंबर्स को हराया है ये तो मुझे ही पता है। एनएफएस मोस्ट वांटेड की एक और स्पेशलिटी थी इसके बेहद ही अट्रैक्टिव कार सेट्स। लगभग हर एक मैन्युफैक्चरर से एक नए तरह की कार आपको देखने मिल जाएगी, और तो और आप इन कार्स को अपने मन मुताबिक कस्टमाइज भी कर सकते थे। अंत में एनएफएस मोस्ट वांटेड अपने साउंड ट्रैक्स के बिना अधूरा है। मुझे नहीं लगता कि बिना इन रॉकिंग साउंड ट्रैक्स के मैंने इस गेम को इतना ज्यादा खेला होता। नंबर 5, IGI। दोस्तों, बेशक आज के समय में शूटिंग जॉनरा के गेम्स दुनिया के सबसे पॉपुलर गेम्स बन गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सब भूल जाते हैं कि एक टाइम पर IGI इन सब का बाप हुआ करता था। IGI ने उस वक्त में जिस तरह का यूनिक गेम प्ले दिया था ना, ऐसा कोई दूसरे गेम ने नहीं दिया था। आज के समय में स्टेल्थ और टैक्टिकली दुश्मनों को मारना कॉमन हो गया, लेकिन IGI वो गेम था जिसने इस ट्रेंड की शुरुआत की थी। IGI के हर मिशन को कंप्लीट करने का तरीका अलग हुआ करता था और प्लेयर्स को परफेक्टली सभी टूल्स और एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करना होता था। इस फीचर ने गेम में एक अलग ही आग डाल दी थी। IGI का मेन फोकस था आपको अपने गेम में रियलिज्म को दिखाना। वेपन से लेकर गैजेट्स तक हर चीज रियलिस्टिक हुआ करती थी, और तो और मिशन लोकेशंस को भी रियल वर्ल्ड लोकेशन से इंस्पायर होकर बनाया गया था। अब मुझे पूरा यकीन है कि IGI सिर्फ अपने वर्ड ऑफ माउथ की वजह से इतना फेमस हुआ था। किसी स्कूल का अगर एक बच्चा भी इस गेम को खेल लेता था तो वो सभी को इसे खेलने के लिए मना ही लेता था। IGI हमेशा ही मेरे टॉप शूटिंग गेम्स की लिस्ट में रहेगा। नंबर 6, सुपर मारियो। दोस्तों, सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि सुपर मारियो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये वन ऑफ द फर्स्ट गेम्स में से है जिन्हें हम बचपन में खेला करते थे। साल 1985 में रिलीज करने के बाद इस गेम ने इंडस्ट्री को पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज कर दिया था। इसका गेम प्ले मैकेनिक्स सिंपल होने के साथ साथ चैलेंजिंग भी था, जिसकी वजह से हर एज के बच्चे और बड़े इसे खेला करते थे। सुपर मारियो के लेवल वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव और इमेजिनेटिव लेवल्स में से एक है। मतलब आर्टिस्ट ने इस गेम को बनाने में इतना अच्छा काम किया है कि एक पॉइंट पर भी आप बोर नहीं होंगे। सुपर मारियो ने कंसिस्टेंटली अच्छे गेम्स रिलीज करके अपनी यूनिक पहचान बना ली है। आज इतने सालों बाद भी ये उतना ही पॉपुलर है। अब बेशक आज के वक्त में इंडिया के सिर्फ 1% बच्चे ही इस गेम को खेलते होंगे, लेकिन एक टाइम था जब हर कोई सिर्फ सुपर मारियो की ही बात किया करता था। नंबर 7, प्रिंस ऑफ पर्सिया। दोस्तों, हमने एक्शन, रेसिंग और ओपन वर्ल्ड से लेकर शूटिंग तक हर जॉनरा के गेम्स की बात कर ली है, लेकिन फैंटेसी ही एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसे मैंने मिस कर दिया। पर दोस्तों, प्रिंस ऑफ पर्सिया इसे बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करता है, स्पेशली प्रिंस ऑफ पर्सिया वॉरियर विद इन, जिसका स्टोरी लाइन, कॉम्बैट सिस्टम, डार्क एनवायरनमेंट और मैच्योर कंटेंट इंडियन गेमर्स को बेहद ही पसंद आया था। गेम के सबसे बेस्ट फीचर में से एक था इसका हथियार और इसके कॉम्बो मूव्स। जगह जगह पर गेम कंप्लीट करने के बाद आपको नए और पावरफुल तलवार मिलते थे। इसके अलावा आपको टाइम को कंट्रोल करने की भी शक्तियां मिलती थी। आप एक साथ 2 तलवार कैरी करके अलग अलग कॉम्बो मूव्स कर सकते थे, अपने एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करके स्टंट्स कर सकते थे। हर लेवल में यूनिक पजल्स और यूनिक एनिमी से लड़ना पड़ता था, और तो और मेन विलेन ढाका के मुझे आज तक बुरे सपने आते हैं। इस गेम में हजारों मिस्टीरियस चीजें थे जिनके बारे में मैं आज भी सुनकर शॉक्ड हो जाता हूँ। प्रिंस ऑफ पर्सिया के ग्राफिक्स आज के गेम्स को भी टक्कर देते हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ सिलेक्टेड लोगों ने ही इस गेम को एंड तक कंप्लीट किया होगा, और सिर्फ इन्हीं लोगों को पता होगा कि ढाका को सिर्फ वाटर स्वॉर्ड से ही मारा जा सकता है, और उसे पाने का भी एक सीक्रेट है। अब वैसे तो इन सभी गेम्स ने हमारे बचपन को ऑसम बनाया था, लेकिन मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट गेम्स इनमें से कौन सा है। तो फटाफट नीचे कमेंट करो, और वीडियो पसंद आया तो यार लाइक का बटन दबा दो। वैसे अगर आप इसका सेकंड एपिसोड देखना चाहते हो तो भी कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।